ओके, सो बिजनेस स्टडीज में चैप्टर नंबर 7 सोर्सेस ऑफ फाइनेंस हमारा चल रहा है, उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। लेक्चर नंबर 4 है ये हमारा। ऑलरेडी 3 लेक्चर जो है वो प्लेलिस्ट में है, उनको देखने के बाद इसको स्टार्ट करना। देखो, फाइनेंस क्या होता है, फिर से रिपीट करते हैं। बेसिक मनी रिक्वायर्ड और फंड रिक्वायर्ड बाय अ बिजनेस फॉर डूइंग और परफॉर्मिंग इट्स बिजनेस एक्टिविटी। बिजनेस अपनी एक्टिविटीज परफॉर्म करने के लिए उसे जो पैसा चाहिए उसे हम कहते हैं बिजनेस फाइनेंस। बिजनेस फाइनेंस के सोर्स क्या होते हैं? बेसिक 2 सोर्स हैं। पहला ऑनर्स फंड, दूसरा बोरोड फंड। उस ऑनर्स फंड और बोरोड फंड को हम, क्या होता है, ऑनर्स फंड के क्या फायदे नुकसान है, बोरोड फंड के क्या फायदे नुकसान है, उनका नेचर कैसा है, ये हम ऑलरेडी पिछले चैप्टर में पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। अब हम डिटेल में जाने वाले हैं कि ऑनर्स फंड को लाने के तरीके कौन से हैं। तो ऑनर्स फंड बहुत सारे तरीकों से बिजनेस में लाया जाता है। जो अभी हम तरीका स्टार्ट करने वाले हैं ऑनर्स फंड का, वो है शेयर्स। शेयर्स क्या होते हैं? मैंने यहाँ बहुत सारी समरी लिखी है, थोड़ी बहुत बुक से मैच करेगी, थोड़ी नहीं, पर ये पूरा कंसेप्चुअल क्लैरिटी दे देगी तुम्हें कि शेयर्स होते क्या है। ठीक है। कंपनी रिसीव फंड्स बाय इशूइंग शेयर्स। सबसे पहले इस स्टेटमेंट को समझो। पहली चीज तो कंपनी, बाकी के बिजनेस के बारे में बात ही नहीं करें। मैंने तो इस चैप्टर के लिए बोल दिया है तुम्हें कि कोई और टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को सोचो ही मत। प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, सोसाइटी, किसी भी बिजनेस को सोचने की जरूरत नहीं है। एचयूएफ, सिर्फ एक बिजनेस को दिमाग में रखो, वो है जॉइंट स्टॉक कंपनी। ठीक है, फिर चाहे वो प्राइवेट हो या पब्लिक लिमिटेड हो। तो कंपनी के लिए अगर हम कहते हैं कि कंपनी को फंड रिसीव करना है, तो उसमें एक तरीका है कि वो शेयर्स को इशू करे। शेयर्स इशू करना है। तो शेयर्स एक्चुअली है क्या जो इशू हो रहा है? शेयर एक बेसिकली इंस्ट्रूमेंट है। शेयर क्या है? एक इंस्ट्रूमेंट है। इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है डॉक्यूमेंट, ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें लीगल पोटेंशियल है, मतलब जो कोर्ट में जाके हम प्रेजेंट कर सकते हैं, लॉ के ग्राउंड पे उस पे हम अपने राइट्स क्लेम कर सकते हैं। ऐसा पेपर इंस्ट्रूमेंट कहलाता है। तो शेयर भी एक इंस्ट्रूमेंट है, मतलब ये एक डॉक्यूमेंट है या पीस ऑफ पेपर है, फिजिकली इमेजिन करना है तो, जिसके ऊपर एक्नॉलेजमेंट है कंपनी की, कि कंपनी अपनी लाइबिलिटी मानती है ना। तो लोग जब इन्वेस्टमेंट करेंगे कंपनी में, तो कंपनी एक पेपर देगी उन्हें, उस पेपर पे अपनी लाइबिलिटी मानेगी कि मैं लाइबल हूं एज अ कंपनी, आपके पैसे हैं मेरे पास। किसके प्रति लाइबिलिटी मानेगी? जो लोग शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं उन्हें हम बुलाते हैं शेयर होल्डर। तो कंपनी लाइबिलिटी मानती है अपनी, है ना। इसकी अकाउंटिंग वगैरह भी सीखोगे सब अगले साल। तो कंपनी अपनी लाइबिलिटी मानती है, और ये लाइबिलिटी किसके प्रति मानती है? शेयर होल्डर के प्रति, जिसने इन्वेस्टमेंट किया है शेयर्स में। तो शेयर क्या हो गया? अगर कोई पूछेगा व्हाट डू यू मीन बाय शेयर्स, तो शेयर इज एन इंस्ट्रूमेंट, और इस इंस्ट्रूमेंट पे एक्नॉलेजमेंट है कंपनी का। जो पैसे मैंने शेयर होल्डर से लिए हैं वो इस पे लिखे जाते हैं। कैसे लिखे जाते हैं हम उसे आगे देखेंगे। ठीक है। कंपनी अगर चाहती है कि वो ऑनर्स फंड रिसीव करे, तो उसके पास एक तरीका है, शेयर्स इशू कर दो। शेयर्स इशू करोगे तो जो पैसा रिसीव करोगे उसे ऑनर्स फंड ही माना जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ये जो फंड एक्यूमुलेट होता है, शेयर्स इशू करके जो आप फंड एक्यूमुलेट करते हो, इसे किस नाम से बुलाया जाएगा? इसे नाम से बुलाया जाएगा शेयर कैपिटल। ये जो शेयर होल्डर है ये आपके ऑनर्स हैं, राइट। और चूंकि ये आपके ऑनर हैं, इनसे जो आप पैसा रिसीव कर रहे हो, ये पैसा शेयर होल्डर फंड कहलाता है। ठीक है, ऑनर्स फंड कहलाता है। ऑनर्स से जो पैसा मिलता है उसका नाम हम जानते हैं कैपिटल, क्योंकि ये शेयर्स में कैपिटल है। शेयर्स कैपिटल का मतलब, या शेयर में है कैपिटल, मतलब अकेले व्यक्ति की कैपिटल नहीं है। इस कैपिटल को लोगों ने शेयर कर रखा है आपस में। जैसे
रिलायंस में अकेले मुकेश अंबानी की कैपिटल नहीं है, जितने शेयर होल्डर है सबकी कैपिटल लगी है। तो उस कैपिटल को हम क्या नाम दे सकते हैं, उसका टर्मिनोलॉजी क्या बनाया बनाया जा सकता है? उसका टर्मिनोलॉजी बनाया जाएगा कि कैपिटल जो कि शेयर है, जो कि शेयर्ड है, लोगों के अंदर बटी हुई है, हिस्सेदारी है कैपिटल के अंदर। सो अगर कैपिटल के अंदर हिस्सेदारी है तो हम इसको बोलते हैं शेयर कैपिटल। आई होप मेरी बात सबको समझ में आ गई। ठीक है, अगली बात करते हैं। देखो, अभी तक मैंने तुम्हें एक ही बात समझाई, कंपनी अगर ऑनर्स फंड लेके आना चाहती है अपने बिजनेस में, पैसा तो चाहिए। अगर ऑनर्स से पैसा चाहिए तो तरीका क्या है? शेयर्स इशू कर दो। अगर ऑनर्स से पैसा चाहिए तो तरीका क्या है? शेयर्स इशू कर दो। ये जो शेयर्स होते हैं ये क्या होते हैं? ये एक इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिनमें कंपनी इस चीज को एक्नॉलेज करती है, इस चीज को मानती है कि मेरे ऊपर लाइबिलिटी है, और शेयर होल्डर जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है शेयर्स में, ये पेपर उनको दे दूंगी मैं और उनसे पैसे ले लूंगी। ये तरीका चल रहा है। और इस तरह से जो फंड इकट्ठा किया जाता है, क्योंकि ये शेयर होल्डर ऑनर्स होते हैं कंपनी के, ये कंपनी के डिसीजन मेकिंग और मैनेजमेंट की पावर अपने हाथ में रखते हैं, इस वजह से इनके पैसे को हम कैपिटल बोलते हैं। और क्योंकि ये किसी एक व्यक्ति की कैपिटल नहीं है, इसलिए ये शेयर कैपिटल कहलाती है। इस कंसेप्ट को अच्छे से समझ लो, ये बहुत काम आने वाला है सारे सब्जेक्ट्स में, ये सिर्फ बिजनेस के लिए नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। एक स्टोरी मैंने यहां से इनिशिएट कर रहा हूं, ध्यान से समझना। चैप्टर नंबर 2 पढ़ा था हमने। चैप्टर नंबर 2 जिसमें हमने टाइप ऑफ बिजनेस पढ़े थे, उसके अंदर हमने जॉइंट स्टॉक कंपनी पढ़ा था। और जॉइंट स्टॉक कंपनी के अंदर हमने 2 डॉक्यूमेंट्स पढ़े थे जो बहुत इंपॉर्टेंट थे। एक था मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और दूसरा था आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। उसके अंदर जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन था वो चार्टर ऑफ कंपनी था। अगर किसी को ये देखना है तो प्लेलिस्ट में जाओ, मिल जाएंगे। तो जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन था वो कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक डिफाइन करने वाला डॉक्यूमेंट है, जिसके अंदर हमने क्लॉजेस पढ़े थे नैरोलैक, राइट। तो हमने नैरोलैक क्लॉजेस पढ़े थे, जिसका नाम था नेम क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज, कैपिटल क्लॉज। उसमें वो जो कैपिटल क्लॉज था, उस कैपिटल क्लॉज में किस तरह से चीजें लिखी होती हैं। उस कैपिटल क्लॉज में सबसे पहले ऑथराइज्ड कैपिटल लिखी होती है। ऑथराइज्ड कैपिटल, ऑथराइज्ड कैपिटल का मतलब होता है मैक्सिमम फंड जो कंपनी रिसीव कर सकती है शेयर्स इशू करके। मैक्सिमम फंड जो कंपनी जनरेट कर सकती है शेयर्स इशू करके, इससे ज्यादा वो अपनी लाइफ में जनरेट नहीं कर पाएगी। और मैंने तुम्हें बताया था कि कंपनी जब रजिस्टर की जाती है तो ये डॉक्यूमेंट जमा किया जाता है और कंपनी को रजिस्टर करने की फीस लगती है, और वो फीस सीधे इस ऑथराइज कैपिटल से कनेक्टेड है। आप कहना चाहते हो कि 100 करोड़ हम कैपिटल जनरेट करना चाहते हैं, तो अगर गवर्नमेंट का रूल है कि भाई आप 1% जो है फीस जमा करोगे इसकी, तो 100 करोड़ की 1% मतलब आपको 1 करोड़ रुपए की फीस जमा करनी पड़ेगी। इस तरीके से हिसाब लगा लो कि अगर आप ऑथराइज कैपिटल को बढ़ाते जाते हो तो आपकी फीस बढ़ेगी उस तरह से। ठीक है, और ये मैक्स है, मतलब इससे ज्यादा आप कैपिटल फंड इकट्ठा नहीं कर सकते शेयर्स इशू करके। इस कहानी को मैंने जस्ट याद दिलाया, ये बात मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। अब क्या होता है जब हम रजिस्ट्रेशन करते हैं तो कंपनी को जब ये बताती है वो कि मैं मैक्सिमम इतना पैसा रिसीव करूंगी, तो उसे इसको इंस्ट्रूमेंट कैसे बनाएगी वो फंड का? तो वो क्या करती है कि नंबर ऑफ शेयर्स और पर शेयर वैल्यू को डिफाइन कर देती है। मतलब जैसे अगर एग्जांपल के लिए कंपनी ने मैक्सिमम अमाउंट, एग्जांपल के लिए ले रहा हूं मैं, छोटा अमाउंट ले रहा हूं, 10 लाख रुपए की लिमिट तय की है अपने लिए। ऑथराइज कैपिटल डिसाइड कर ली उन्होंने 10 लाख कि अपने लाइफ टाइम में हम मैक्सिमम पब्लिक से शेयर्स को इशू करके मैक्सिमम 10 लाख रुपए इकट्ठा करेंगे। तो ये 10 लाख इकट्ठा करने की एक यू कैन से टेक्निक बनानी पड़ेगी कंपनी को। वो टेक्निक कैसी होगी? जिसमें वो नंबर ऑफ शेयर्स और प्राइस पर शेयर को एक्सप्रेस करेंगे। ये भी एमओए में ही एक्सप्रेस करना होता है उनको। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के कैपिटल क्लॉज में ये चीज एक्सप्रेस होती है कि हम कितने शेयर्स इशू करेंगे और एक शेयर के लिए कितने रुपए लेंगे। तो 10 लाख का हिसाब अगर आपको बनाना है तो आप ऐसा कुछ बना सकते हो। ये एक एग्जांपल है कि आप 1 लाख शेयर्स 10 रुपए ईच डिसाइड कर दो, ये हो जाएंगे 10 लाख। या फिर आप 10,000 शेयर्स 100 रुपीज ईच डिसाइड कर दो,
तो एक शेयर कितने का और कितनी क्वांटिटी के शेयर्स इशू करोगे। अब जिसको एक शेयर लेना होगा वो एक लेगा, जिसको 10 लेने होंगे वो 10 लेगा, जिसको 100 लेने होंगे वो 100 लेगा। इस तरह से लोग इस शेयर को सब्सक्राइब करेंगे। सब्सक्राइब करेंगे मतलब खरीदेंगे, राइट। तो रजिस्ट्रेशन पे ही कंपनी को ये सब बताना पड़ता है, मतलब अपने एमओए में ही ये सारी बातें डिस्कस होती है। ये बातें मैंने इसलिए समझा दी तुम्हें ताकि ये समझ में आए कि कंपनी शेयर्स इशू करती है तो नंबर ऑफ शेयर्स इशू करती है जब भी इशू करेगी। जैसे कि कंपनी 1 लाख शेयर इशू कर देगी 10 रुपए ईच के। अब लोगों को जितने जितने शेयर्स खरीदने होंगे उतने शेयर्स खरीद लेगी। तो कंपनी के पास तो अल्टीमेटली 1 लाख शेयर्स के 10 रुपए इकट्ठे होंगे, इसका मतलब है उसके पास 10 लाख रुपए इशू हो जाएंगे। इसके बाद अब कंपनी कभी इशू नहीं ला सकती क्योंकि उसकी मैक्स लिमिट ओवर हो गई। कंपनी अगर चाहे तो इसके अंदर थोड़े कम शेयर्स भी इशू कर सकती है, 80,000 70,000। कंपनी को कितने फंड की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से कंपनी अपने शेयर्स इशू करती है। और ये 10 लाख तो केवल एक एग्जांपल था। कंपनी 100 करोड़ 500 करोड़ इस तरीके से अपनी जो है ऑथराइज कैपिटल लेके रखती है ताकि फंड की रिक्वायरमेंट जब भी हो तो वो शेयर इशू करके फंड को कलेक्ट कर सके। आई होप मेरी बात समझ में आ गई है। इसमें आखिरी काम की बात, ये जो 10 रुपए है ना इसका एक स्पेसिफिक नाम है। ये 10 रुपए जो एक शेयर की वैल्यू है, एक शेयर की, इसे बुलाया जाता है फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू। एक शेयर खरीदने के लिए कितने पैसे देने होंगे शेयर होल्डर को, उस वैल्यू को कहते हैं फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू। एक शेयर की वर्थ है ये 10 रुपए, ठीक है। तो ये टर्मिनोलॉजी अच्छे समझ के रखना, ये यूज होगी इसलिए मैंने इस पर फोकस करा दिया। सो इस लेक्चर को एक बार 2 बार ठीक से सुनो, आगे के टॉपिक आसान हो जाएंगे। कंपनी जो है 2 तरह के शेयर्स को इशू करती है, 2 टाइप के, ये कैटेगरी है शेयर्स की। एक है इक्विटी शेयर्स और दूसरे हैं प्रेफरेंस शेयर्स। ये क्या होते हैं इनको हम अगले लेक्चर में डिटेल में करेंगे ताकि इस लेक्चर का फोकस ना हिले और ये बेसिक शेयर्स का लेक्चर आप बार बार देख पाओ, इसलिए मैं इसके साथ मिक्स नहीं कर रहा, इसको मैं सेपरेट कर रहा हूँ। अगले लेक्चर में मैं इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स पे जाने वाला हूँ। सो इस लेक्चर को यहीं खत्म करते हैं। प्लीज इस लेक्चर को ध्यान से देखना, हो सके तो 2 बार देख लो, ठीक है। ओके।